नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। नाज़रीन, आज भी इम्पोर्टेंट दिन है। तोशाखाना केस का फैसला हो गया। बुशरा बीबी और इमरान खान को 14-14 साल की सज़ा हो गई। और कौन से मुकदमात में उनको सज़ा हो सकती है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ रिमार्क्स दिए हैं। उन उन पे उनकी जानिब थोड़ा सा इशारतन बात करेंगे, क्योंकि वक्त की किल्लत का सामना है। लेकिन बाजौड़ में एक कत्ल हुआ एक उम्मीदवार का, उस हवाले से, और फिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, खास तौर पर बलूचिस्तान में अमन अमान के चंद वाक़यात हुए, पीपल्स पार्टी के दफातर पर हमले हुए, ANP का वर्कर कत्ल हुआ, उस हवाले से सूरत हाल क्या है। और फिर उससे जुड़ा हुआ एक और बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसका एलामिया सामने आया है, उस पर बात करेंगे। और फिर जो है वो आपको बताएंगे कि अब तक की जो ताज़ा तहकीकात हैं कत्ल के हवाले से बाजौड़ के, उनमें क्या चीज़ सामने आई है। नाज़रीन, पहले बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं, बल्कि तोशाखाना केस के हवाले से बात कर लें। आज इस केस का फैसला हुआ और 14-14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये हाईएस्ट कैद है करप्शन के मामलात में, नैब केसेस में 14 साल। जज बशीर जो है, मोहम्मद बशीर, उन्होंने आसिफ जरदारी का केस भी उनके पास ज़ेर समाअत है। गिलानी साहब का केस है, नवाज शरीफ के मुकदमात में उन्होंने फैसला दिया था, 10 साल सज़ा सुनाई थी। वो इनकी सुनाई हुई हाईएस्ट सज़ा थी। आज 14 साल की सज़ा सुनाई है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। ये हाईएस्ट तरीन है, क्योंकि नैब के मुकदमात में 14-15 साल की सज़ा है, 10 साल की नायली सुनाई है। मेरी नाकिस राय में कुछ ज़वाबित ऐसे थे जो पूरे जिन्हें नहीं किया गया, उनको डिले किया जा सकता था सज़ा को। अगर चंद रोज़ बाद सुना लेते तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होनी थी। मसलन हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया था, हक़ जिरा ख़त्म कर दिया गया था, वो नहीं करना चाहिए था, महीना और ले जाते ये केसेस। लेकिन बहरहाल ये सज़ा जो है वो उन्होंने सुनाई है, और अगेन इसके ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं। इसमें नाज़रीन, इसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि इमरान खान साहब जब आज आए तो 342 का बयान बुशरा बीबी का तो कल रिकॉर्ड हो गया था। इमरान खान का बयान जो है वो सुबह जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका बयान कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे तो हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया था। तो जज साहब ने कहा कि बयान उन्होंने कहा कि कमरे में पड़ा है। जज साहब ने उन्हें कहा कि आप जल्दी से बयान लेकर आए, वो जमा कराएं, हमने फैसला सुनाना है। इमरान खान ने ये कहा कि जी मेरे साथ तो धोखा हुआ, मुझे यहाँ हाजिरी लगाने बुलाया गया था और अभी तो आपको जल्दी मुझे तो कोई नहीं है, वकला को दिखाना है, मैंने बयान अपना 342 का जो है। और ये कहकर वो वहाँ से वापस चले गए और फिर जज साहब ने वो फैसला सुना दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड होने देना चाहिए था। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। लेकिन नाज़रीन, इसी से जुड़ी एक और ख़बर ये है कि तोशाखाना केस में फर्द जुर्म ख़त्म कराने के लिए बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त दी हुई थी। इमरान खान और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर पहले फैसला महफूज किया और उसके बाद जो है वो, माफ़ कीजिएगा, फैसला पहले से महफूज था, आज उसको सुनाया है। अदालत का ये कहना है कि जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी दफ़ा है 496, उसके तहत फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब अदालत जो है वो मुकदमे में मदाखलत नहीं कर सकती। अब अदालत जो नैब कोर्ट है उसमें किसी तरह की भी मदाखलत नहीं की जा सकती, तो ये फैसला सुनाना पड़ेगा। अब नाज़रीन, आते हैं कि आगे कौन से मामला हैं। अब आगे एक और मुकदमा है, 190 मिलियन पाउंड केस जो है, अल कादिर ट्रस्ट केस। वो बहुत संजीदा केस है, उसमें बहुत सी संजीदा गवाहियाँ हैं। और आपको एक और बात बताते चले कि फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं और इमरान खान के बहुत करीब हैं, उनके भाई ADC थे इमरान खान के, वो फरमाइशी ADC थे और जो नैब के गवाहान थे वो उसमें शामिल थे और उन्होंने गवाही दी थी तोशाखाना के हवाले से। ये वो गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट रही आज के फैसले के हवाले से। लेकिन ये बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब मुकदमा जाएगा हायर कोर्ट्स में, अपील में, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, अब आते हैं इसके इम्पैक्ट की जानिब कि जो केस है अल कादिर ट्रस्ट केस का, उसका फैसला आना, लेकिन गैर शरई निकाह केस के हवाले से आज फैसला जो है वो किया गया है और उसमें उसकी भी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, क्योंकि वो उसमें भी फर्द जुर्म आयद हो चुकी है और अब जो है वो उस केस का फैसला भी होगा। और मेरी जो रीडिंग है केस की, मेरे ख्याल में
जज साहब जो है उसमें एक बैलेंस फैसला देंगे, क्योंकि ये शरई मामला है और मेरी राय ये है कि ये वफाकी शरई अदालत में जाना चाहिए था मामला, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। अब आते हैं नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट के जज की जानिब। आज जियो टीवी पर रिपोर्ट हुआ, उसके बाद वो टिकर नहीं चले। कोई एक केस था, उन्होंने कहा कि जनाब फैसले तस्लीम नहीं किए जा रहे। ख़ास तौर पर उन्होंने एक अदारे का नाम नहीं लिया, तब उन्होंने हुकूमत की जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर फैसले तस्लीम नहीं करने तो हमें बता दें, हम इस्तीफे देकर घर चले जाते हैं। अगर अगर उनके ये रिमार्क्स हैं तो ये बहुत ही शदीद किस्म के रिमार्क्स हैं, और ये पोलराइजेशन को ज़ाहिर करते हैं जो इस वक्त जारी है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के बारे में भी ये तासुर अच्छा नहीं है। वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के हामी मौजूद हैं। ऐसे में अगर किसी भी चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स आए तो वो बड़ा एक जो है वो संजीदा मामला होता है। इसको अदालती क़यादत को इसको देखना चाहिए, यानी आला अदलिया की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको देखना चाहिए, क्योंकि वही जो है जजिस को जो कमीशन है प्रमोट करने का, सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का, उसको हेड भी करते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें और ये जो खराबियां आ रही हैं इनको रोका जाए। नाज़रीन अब आते हैं रेहान ज़ेब के कत्ल की जानिब। ये NA-8 से उम्मीदवार है, पीटीआई के योद्धा थे और इन्होंने कोई 136 मिलियन रुपए इकट्ठे करके पार्टी फंड में भी दिए थे। मेहनती नौजवान थे। कुछ अर्सा पहले इनकी बिलावल भुट्टो के साथ एक तस्वीर आई थी, वो एक समाजी मजबूरी थी, एक तकरीब में वो थी, वो कोई ऐसी इशू नहीं होता। लेकिन उन्होंने गुलदार खान को जब टिकट दिया गया तो उस पर उन्होंने एहतजाज किया, क्योंकि वो भी टिकट के उम्मीदवार थे। पीटीआई ने उन्हें ना कौमी असम्बली का टिकट दिया, ना सूबाई असम्बली का। गुलदार खान के हवाले से जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई हैं उनमें ये कहा गया है कि ये जो गुलदार खान है वो उन पर स्मगलिंग के इल्ज़ाम हैं और कुछ इखलाकी और संगीन जराइम के इल्ज़ाम हैं। अब वल्लाह आलम बिलसवाब। लेकिन मैंने वहाँ इंतज़ामिया के भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और फैमिली से भी कुछ बात करने की कोशिश की, तो फैमिली को तो यही शक है कि ये सियासी कत्ल है, लेकिन फैमिली रियासत पर या किसी रियासती अदारे पर जो है ना को जिम्मेदार नहीं समझती। वो ये समझती है कि ये जो लोकल पॉलिटिकल फ्यूड्स हैं उन्हीं का नतीजा है, क्योंकि उनकी लोकल राइवलरीज भी हैं और हर किसी की होती हैं, ख़ास तौर पर कबायली कल्चर में। तो हो सकता है अगले दिनों में हम देखें कि शायद गुलदार खान के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग का आगाज़ हो या किसी और जो लोकल जो जिनके साथ उनकी मुखालफत थी उनके नाम सामने आए। लेकिन इंतज़ामी अफसरान से हमारी बात हुई तो उनका वो एक और पहलू से भी तहकीकात कर रहे हैं कि कहते हैं कि बाजौड़ में दाइश के फुटप्रिंट्स मौजूद है और गुज़िश्ता 2 साल में कुछ 40 टारगेट किलिंग्स हुई हैं रिलीजियो पोलिटिकल एक्टिविस्ट की, यानी सियासी कारकुनों की भी और मजहबी तंजीमों के कारकुनों की भी। तो ये बड़ा संगीन मामला है और अब इसमें देखना है कि क्या होता है, क्योंकि ये अगर तो दाइश ने किया तो फिर ये बड़ा पैगाम है। अब आते हैं नाज़रीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का आज का एलामिया इस कत्ल के बाद आया और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने एक तो ये ईरान के साथ जो एपिसोड हुआ उसके बाद की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया था। एक बार फिर फौजी क़यादत ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों को, जिनमें दाइश भी है, TTP भी है, अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर भी है, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के वो लोग हैं जो TTP को सपोर्ट करते हैं और जो दीगर अनासिर हैं, उनको ये सख्त पैगाम दिया है कि कोई टॉलरेंस नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन ख़ास तौर पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो सियासी अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की जाएगी, सियासी दहशतगर्दी, उसको भी सख्ती से निपटा जाएगा। एक बात और बड़ी वादे की गई है कि फौजी क़यादत जो है उसने ये तय किया है कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जो आइनी मैंडेट है, यानी इलेक्शन कमीशन जब हिदायत देगा हुकूमत उसके तहत पाक फौज को बुलाएगी। आर्टिकल 244 या 147 जो जिसके तहत भी इख्तियारात दिए जाएंगे, पाक फौज अपनी इंतखाबात के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। और उसमें एक तनाज़ा ये भी था कि कुछ PTI से वाबस्ता जो अकाउंट्स हैं उनसे बैरून मुल्क से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक और 9 मई बर्पा करने की कोशिश की जा रही है और वो एस्टेब्लिशमेंट पर मलबा गिराने की कोशिश थी। लेकिन उस तनाजुर में ये फैसला किया गया है कि प्री इलेक्शन और कम वोट में इलेक्शन 8 फरवरी को कराए जाएंगे और पाक फौज इसके लिए भरपूर मुकम्मल तौर पर तैयार है और हर किस्म की मदद और माविनत फराहम करेगी। ये इन्वर्टेड कॉमास में आप इसको यूँ समझ लें कि कोई कोशिश जो है इलेक्शन को सबताज करने की वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी और जो उनके हामी हैं, उनके फाइनेंसर्स हैं, उनके स्लीपर सेल्स हैं, उन सब को टारगेट किया जाएगा
اور کسی کو بھی نہیں بخشا جائے گا. ہر قیمت پر الیکشن جو ہے وہ ان کا انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا. اس کے بعد وہ جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ انتخابات کو ملتوی کرنا چاہتی ہے، کم سے کم وہ افواہیں ضرور دم توڑ جانا چاہیے، کیونکہ اب الیکشن میں صرف 9 دن رہ گئے ہیں. اور اگر ہم نے اب بھی افراتفری پھیلانا نہ چھوڑی، پاکستان کے عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنی سیاسی مخالفت میں الزامات میں کہیں دور تک چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی یہ بند کر دیں، کیونکہ یہ ریزالو سامنے آ گیا ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن آف پاور ہوگی، اقتدار منتقل ہوگا، اور اس کے لیے 8 فروری کو الیکشن ہر قیمت پر ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.